अब उस दिन मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को किन आधार पर हटाया जा सकता है। 3 क्वेश्चन हैं, उनके जवाब दे दिया, ज्यादा तो हम लोग नहीं लगाया। ठीक, लेकिन मैंने आपको बोल दिया था कि देयर इज ओनली वन ग्राउंड, केवल एक ग्राउंड है जिसके आधार क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाया। और कौन सा आधार बताया? तो आपको वही क्रक्स पकड़ना और बेयर लेने फिर बात कर रहा हूँ। अगर आपने आईएएस देने का सपना देखा है तो आपको ये करना है कि बेयर पढ़ना ही होगा। लास्ट ईयर के कितने आईएएस के क्वेश्चन से आप उठा के देख लीजिए, सेट लैंग्वेज है और वो बेयर की लैंग्वेज है, फिर आपको पढ़ने का बड़ा खटा सा लगता है। मैं आपको उसको आसान करूंगा, समझाऊंगा और आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो वो बहुत जरूरी प्रोसेस है और आपको उससे गुजरना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि बेयर आप जितनी जल्दी खरीदेंगे उतना बेहतर है। कितने लोगों ने बेयर खरीद लिया है? बहुत लोगों ने खरीदा, तो क्या करें? ठीक है ना? इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसको एक बार पढ़ लेंगे, आप जब पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर आप कोई भी किताब, चाहे डीवी बसु हो, चाहे जेके पांडे हो, चाहे नियमित हो, है ना, कोई भी किताब फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। लेकिन सही वही है जो आपके पेयर में, बस उसको फॉलो करो, इतना जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए जवाब से? आर्टिकल 100 पढ़ लिया। इसमें हमने राष्ट्रपति वाले पोर्शन में, हालांकि राष्ट्रपति का अलग लेक्चर है, लेकिन चूंकि हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं जरूरी है सेशन के संबंध में। तो आप देखेंगे 85, 86 और 87 आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स हैं, उसको आपको देखना है, जरूरी है। देखिए 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 85, 86 और 87। और एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 88। आप जानते हो संसद जब चलती है तो सत्र होते हैं संसद के, होते कि नहीं? कितने सत्र होते हैं बताइए? पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन। कौन कौन से? विंटर, समर और मानसून बजट, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है 3 सत्र होते हैं संसद के। इन सत्रों के लिए लेकर के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और अगर और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो सुभाष कश्यप जी की किताब है हमारी पार्लियामेंट, आती ना? ये भी आप थोड़ा सा किताबों पर थोड़ा खर्च करेंगे, 100-200 तो अच्छा होगा। तो किताब आती है पार्लियामेंट प्रोसेस के लिए, हमारी संसद कैसे काम करती है, कैसे लोकसभा के नियम है, कैसे राज्यसभा के नियम है, इन सब बातों पर वो किताब लिखी गई है सुभाष कश्यप द्वारा। ठीक है, संविधान देते हैं देश के, तो वो किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत बारीकियां आपको सीखने को मिलेंगी। क्या नाम किताब का? जो लोग आईएएस के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिनका टारगेट आईएएस है, बाकी कोई वनडे देना चाहता है तो अपनी छोटी मोटी किताब से काम चल जाएगा। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बेहतर पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब भी आपको ले लेनी चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स मेंस और राइट, हमारी संसद, केवल इसी में किताब है हमारी संसद, छोटी सी किताब है, 100 रुपए की आती है। सुभाष कश्यप, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, ठीक है ना? तो देखिए, तो संसद के सत्र को लेकर के 3 तरह के 3 आर्टिकल्स यहाँ दिए हुए हैं, आर्टिकल 85, 86 और 87। क्या होगा? आर्टिकल 85, 86 और 87। आर्टिकल 85 जो बात करता है वो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद के सत्र, संसद के सत्र और उसके बारे में किसके लिए?
सत्रावसान और विघटन, ये समझेंगे पहले तीनों पढ़ लो। सत्रावसान और विघटन, सत्रावसान और हाँ सत्रावसान, इंग्लिश में लिख लीजिए आप, सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सेशन, सत्र का मतलब सेशन, ठीक है, सत्रावसान का मतलब प्रोरोगेशन और विघटन का मतलब डिसोल्यूशन, विघटित हो जाना। तो सत्र जैसे आपका, ये मान के चलिए ये आज आप जो बैठे हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऐसे समझिए ये सत्र चल रहा है, ठीक है। तो 3 सत्र मैंने बताए, सत्र हो सकते हैं। सत्रावसान का मतलब ये है कि जो आपका गैप है, जैसे देखा होगा क्लास कई बार बीच बीच में सत्रावसान हो गया, आपकी पॉलिटिकल क्लास का सत्रावसान, तब अगला नेक्स्ट जब सत्र होगा तब वो क्लास, ठीक। और आप जानते हो 85 में ये लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच में कितना गैप मैक्सिमम हो सकता है। कई बार ये सवाल 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो क्या सत्रावसान, बीच का जो गैप है, ठीक। और डिसोल्यूशन का मतलब है विघटन, खत्म हो जाना, सत्र की समाप्ति, ठीक है। अब ये सत्र जैसे आपका, ऐसे मान के चलिए कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रोग्राम है, तो 21 और 22 का प्रोग्राम मान लीजिए, ठीक, एक सत्र हो गया पूरा। जैसे आपका पढ़ाई का सत्र होता है, आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, सत्र क्या 2020-21, 2021-22, 2022-23, ऐसे सत्र होता है, सेशन होता है कि नहीं। तो वो सेशन खत्म हो गया, फिर आपसे कहा जाए कि अपनी आई कार्ड है, बोले वो पिछले सेशन के लिए था, कहते हैं कि नहीं, वो पिछले सेशन के लिए था, अब अगले सेशन के लिए नया एडमिट कार्ड या आई कार्ड आपको मिलेगा, ठीक, उसके लिए अलग से फीस लगेगी, ऐसा होता है। तो सत्र इसी तरीके से, तो सत्र विघटन का मतलब है सत्र खत्म हो जाना, डिसॉल्व हो जाना। तो एक बहुत सिंपल सा सवाल होता है कि सत्रों को विघटित करने का, सत्रावसान करने का, सत्र को आहूत करना मतलब कॉल करने का, बुलाने का, किसको राइट है, कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आर्टिकल 85 इसी पे बात करता है, ठीक है। क्या कहता है कि राष्ट्रपति जब ठीक समझे समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे आहूत करेगा। आहूत करना मतलब आयोजित करेगा, जैसे ये क्लास आहूत की गई, ठीक है। तो कौन संसद के सत्रों का आहूत कौन करता है, बहुत सिंपल सा जवाब है, कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन आहूत करता है, प्रेसिडेंट आहूत करता है, ठीक है। और क्या कहता है, उसके एक सत्र की अंतिम बैठक, मैंने अभी बताया कि बीच में 2 सत्रों के बीच में, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है सत्रावसान सत्र को लेकर के, कि 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सत्रावसान और विघटन की पावर किसको है, राष्ट्रपति को। और गैप कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 माह, अधिकतम गैप 2 सत्रों के बीच में कितना हो सकता है, 6 माह हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 माह। यह लड़ लीजिए, आहूत कौन करेगा, विघटन कौन करेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताई मैंने, 2 सत्रों के बीच गैप कितना हो सकता है, 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, किसी भी सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, प्रोरोगेशन, पूरे सत्र समाप्त किया जाता है। सत्रावसान मतलब तो गैप, उसको सत्रावसान बोलते हैं, लोग प्रोरोगेशन बोलते हैं। लोकसभा का क्या कर सकता है, और एक बात आप जानते हो, विघटन किसका हो सकता है, आप पढ़ चुके हैं, राज्यसभा कैसा सदन है, अब क्वेश्चन लेता है, राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकेगा, विघटन कर सकेगा, लोकसभा का, राज्यसभा का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ऐसे दे देगा लंबा सा स्टेटमेंट बना के, राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने, विघटन करने की शक्ति प्राप्त है, कर सकेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप जल्दी नायक संसद सत्र का सत्रावसान कर सकेगा, आहूत कर सकेगा, विघटित कर सकेगा, तीनों आंसर दे दिया उसने।
और बना के और अच्छा बनाएगा क्वेश्चन तो क्या कर देगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों का विघटन कर सकेगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों का आउट कर सकेगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का 17 अवसान कर सकेगा, 1 2 3 सही है, ऐसे करके वो सवाल बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है विघटन केवल किसका हो सकता है, क्यों, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है। कहां पढ़ते हैं आप, आर्टिकल 85। अब देखिए 86 बात करता है विशेष अभिभाषण, किसकी बात करता है, स्पेशल राइट, क्या है, स्पेशल राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, ठीक है। क्या है 86 में, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज, विशेष अभिभाषण सब उसमें है, स्पेशल संसद को यहां लिखना 87, विशेष अभिभाषण, छियासी में लिखना, 86 में पता करना कि सदनों को अभिभाषण मतलब एड्रेस कर सकता है, प्रेसिडेंट को पावर है क्या कि वो एड्रेस मतलब संबोधित कर सकता है, किसको, सदनों को, चाहे एक साथ कर सकता है चाहे वो अलग अलग कर सकता है। ये पावर है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, किस चीज की, कि वो चाहे तो अकेले अकेले सदनों को या दोनों सदनों को साथ साथ जॉइंटली क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। एड्रेस करने का मतलब क्या है, संबोधित कर सकता है, क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने की शक्ति कहां है, 86। लेकिन पर्टिकुलर एक समय है, पर्टिकुलर समय है जब क्या कर सकता है वो, जब उसको करना ही होता है, उसी को बोलते हैं विशेष अभिभाषण। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति की एड्रेस करने की, यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में क्या बोलेंगे, संबोधित करने की, संसद के सदनों को एड्रेस यानी कि संबोधित, संबोधन करने की या संदेश देने की शक्ति, ठीक है ना। तो संसद के सदनों को वो क्या कर सकता है, अलग अलग भी एड्रेस कर सकता है जाकर के, या क्या कर सकता है, वो एक साथ ही एड्रेस कर सकता है, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति को पावर है। लेकिन जो 87 जो कहता है विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस, क्या कहता है, स्पेशल एड्रेस कब, हमेशा ध्यान रखिए साल का जो पहला सत्र है, साल का हमेशा जो फर्स्ट सेशन है उसको संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अभी आपने देखा होगा 2021 में अभी राष्ट्रपति जी ने संबोधन दिया था, तो उस पर बड़ी आलोचना हुई, चर्चा हुई, उसमें आलोचना करके विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया, ठीक है, धन्यवाद साहब। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, सत्र का पहला, तो दो स्थिति है, एक तो पहला सत्र और दूसरा लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद। जैसे मान लीजिए 2024 में पहला इलेक्शन होगा, 2024 में सॉरी पहला इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग होगी, क्या हुई, यानी कि किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होती है सदन की, उसको एड्रेस कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन एड्रेस करता है, राष्ट्रपति। और दूसरी बात, साल में प्रत्येक साल पहला एड्रेस कौन करता है, राष्ट्रपति। ये दो मौके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शन के बाद, और दूसरा क्या है, प्रथम वर्ष का प्रथम अभिभाषण कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कब कब स्पेशल एड्रेस करता है। बाकी तो उसके ऊपर आपने पढ़ा कि वो कभी भी क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है, बुला सकता है और विघटित कर सकता है, जैसा वो उचित समझे, ठीक। और संदेश भेजने का अधिकार है उसको 86 में। 87 में कहता है स्पेशल, यहीं से क्वेश्चन कई बार बनता है, आप ध्यान रखिएगा। एक तो सिंपल सवाल हो गया, 17 कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। 17 अवसान कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। प्लस विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। विघटन में ध्यान रखना है लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है। इसके बाद जो संदेश देने की, कभी भी दोनों सदनों को एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है बुलाने के बाद, ठीक है। तीसरी बात यह है, वो 87 पे क्वेश्चन खूब बनता है, तो पूछता है कि स्पेशल एड्रेस राष्ट्रपति कब कब करता है, स्पेशल एड्रेस राष्ट्रपति कब कब करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सी स्थितियां हैं, दो स्थितियां, एक जनरल इलेक्शन के बाद और वर्ष की पहली मीटिंग,
वर्ष की पहली मीटिंग। दो ऐसी स्थितियां हैं जब क्या कर सकता है वो, जब वो सेशन को एड्रेस कर सकता है, सदन को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक सवाल हमें महान्यायालय में पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक सदन का, लोकसभा और राज्यसभा का अपना सदस्य होता है, लेकिन कुछ स्पेशल लोग हैं जिन्हें किसी भी सदन की मीटिंग में लेने का अधिकार है। वो कौन होते हैं? अनुच्छेद 88 क्या कहता है? कुछ स्पेशल लोग हैं जिनको क्या है, अधिकार है क्या करने का, सदन में कार्यवाहियों में भाग लेने। एक तो आप खुद पढ़ते हो, कौन? महान्यायवादी सदस्य ना होते हुए भी क्या कर सकता है? महान्यायवादी सदस्य नहीं होता। और कहा है महान्यायवादी होते? 76 में, आर्टिकल 76 ठीक है। तो महान्यायवादी को लेकिन वोट देने का राइट नहीं। ये भी सवाल कई बार पूछा है, लेकिन इनमें से किसको सदस्य ना होते हुए भी संसद के सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है? और उन्हें एक चॉइस देने का वो क्या? महान्यायवादी। ठीक है ना? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को क्या है, सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, क्योंकि सरकार का फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है, विजिटिंग ऑफिसर होता है, तो सरकार के सदन के किसी भी सदन में क्या कर सकता है वो, कार्यवाही में। तो ये कम से कम बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कब जो है इनमें से कौन व्यक्ति सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। और एक दूसरा सवाल इसी के साथ अब बनने लगा है, मंत्री, सदन के जो मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, कार्यपालिका के जो मेंबर हैं, वो भी सदन के, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं चाहे वो लोकसभा। कई लोग क्या होते हैं, इलेक्शन जीत करके लोकसभा में, क्योंकि हमें मालूम है मंत्री बनने के लिए क्या आवश्यक है, किसी ना किसी सदन का मेंबर होना आवश्यक है। और अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर क्या हो जाना चाहिए, सदस्य बन जाए। जैसे पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, वो किसी लोकसभा से चुन के नहीं आते थे। ठीक है, वो कहां से थे? राज्यसभा से। तो वो राज्यसभा से चुने जाते, तो उनको क्या है, चाहे राज्यसभा में बोले या उसके लिए मेंबर होना जरूरी। तो 2 लोग, आर्टिकल 88 क्या कहता है कि महान्यायवादी और मंत्री, ये 2 लोग ऐसे लोग हैं, महान्यायवादी और मंत्री, 2 लोग ऐसे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना, सदन के किसी भी कार्यवाही में, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन महान्यायवादी वोटिंग राइट नहीं रखता। और आप जानते हो वोटिंग राइट किसको होगा, सदन का सदस्य। बात समझ आ गई? वोटिंग राइट किसको है, मेंबर ऑफ हाउस होगा उसको होगा, इसके अलावा किसको राइट नहीं। क्लियर? ऐसा ही मंत्री जिस सदन का सदस्य होगा वहां वोट कर सकता है, दूसरे सदन में वोट नहीं कर सकता, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री जी हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा में भी होते हैं और लोकसभा में भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई मंत्री जो सवाल जवाब होते हैं तो वो दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा, दोनों सदनों में वो जवाब देते हैं और कार्यवाही में भाग लेते हैं। लेकिन यदि मंत्री है तो जिस सदन से है मेंबर, उसी सदन में क्या कर सकता है, वोटिंग राइट, दूसरे सदन में वोटिंग राइट नहीं। न्यायवादी क्या है, न्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, इसीलिए उसको किसी भी सदन में वोटिंग का राइट नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये आपको सत्रों से संबंधित जानकारी थी, 17 और देखना। आपसे पूछे सिंपल सा, कौन कर सकता है, कौन आउट कर सकता है, कौन सा प्रावधान कर सकता है, कौन विकटित कर सकता है? सिंपल जवाब है, सिंपल जवाब क्या है, स्पेशल एड्रेस 2 टाइम पे, ठीक है ना, कब कर सकता है, जनरल इलेक्शन, बात की पहली मीटिंग और वर्ष का
कौन करेगा अध्यक्ष उसको? हमने उस दिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया। अब सीधे आप चलिए 99 और 100 पे। 99 और 100 सचिवालय तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आप देख रहे हो 99 में दिया हुआ है वोट, संसद सदस्यों की वोट, क्या दिया हुआ है? शपथ। और सिंपल सी एक बात लिखे हैं, आप खोल के देख रहे होंगे, कौन दिलाता है संसद सदस्यों को शपथ? 99 कौन दिलाता है संसद सदस्यों को शपथ? मुझे एक बात बताइए, अगर संसद सदस्यों को स्पीकर शपथ दिलाता है तो संसद के स्पीकर को कैसे चुना जाएगा? और आप जानते हो, मैं पढ़ा चुका हूं, बिना शपथ के, बिना ओथ के मेंबर नहीं हो सकता। क्या नहीं होता? मेंबर नहीं होता। तो क्या हमको स्पीकर चुनने का अधिकार है? जो मेंबर ही नहीं है, क्या वो स्पीकर चुन सकता है? और मेंबर कब बनेगा? शपथ ले लेगा। क्या ले लेगा? शपथ ले लेंगे मेंबर। इलेक्ट हो गया है अलग बात, आप चुनाव जीत गए, लेकिन वहां जाकर के आपको जब तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी तब तक आप हाउस के मेंबर। तो संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा, यही कहता है, या राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत, जिसको ऑथराइज कर देगा। तो अब मेंबर बनाना है तो राष्ट्रपति कई बार नहीं आते, तो क्या करते हैं वो, उनमें से एक वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं और वो शपथ दिलाता है। जब आप मेंबर हो जाते हैं तब अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं? स्पीकर के रूप में इलेक्ट करते हैं, डिप्टी स्पीकर के रूप में इलेक्ट करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का काम से कितना है कि जो नए सदस्य आए हैं उनको क्या करना? शपथ। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब यही है, टेम्परेरी स्पीकर है ना, होगा, यानी क्या करना। लेकिन आपसे पूछे कभी जवाब ना मिले तो शपथ दिलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कई बार लोग गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 99 साफ साफ कहता है, कौन कर सकता है? संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या करेंगे? तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेंगे। क्या करेंगे? थर्ड शेड्यूल के अनुसार शपथ लेंगे। तो आपसे पूछे, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? आपको सवाल जवाब दे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल 98 स्पष्ट रूप से इस बात को। तो कई बार लोग क्या करते हैं, सदन के अध्यक्ष को क्या कर देते हैं? सभापति या चेयरमैन को क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल सही। लेकिन आपके हाथ में देर है, किसी को विश्वास मत करिए। आर्टिकल 99 देखिए, साफ लिखा हुआ है संविधान में कौन दिला। और प्रत्येक, ये नहीं राज्यसभा या लोकसभा में केवल, हाँ, प्रत्येक सदन के लिए कौन करेगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा। आंसर क्या होगा? ठीक है, याद रहेगा। आर्टिकल 99 किसके लिए है? शपथ के लिए। किसके लिए है? और किसकी शपथ के लिए? संसद के प्रत्येक सदन के लिए। संसद के 2 सदन है, प्रत्येक सदन दोनों सदनों के लिए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? आगे देखिए, 100 देखिए, कोरम। 100 क्या कहता है? कोरम के लिए बात करता है। किसके लिए बात करता है? मतदान, वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणतंत्री। क्या लिखा है? सदनों में मतदान कैसे होगा? अगर कोई स्थान रिक्त है तो क्या उसका असर होगा? और तीसरी बात गणतंत्री। 3 बातें आर्टिकल 100 कहता है। संसद में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है और उस पर विवाद है, कैसे होगा उसका निर्णय?
मान लीजिए इस हाउस में कोई प्रश्न हमने दे दिया और जिसको लेकर के विवाद है, तो उसको डिसाइड कैसे करेंगे? बहुमत के आधार पे मेजॉरिटी जो कह देगी वही क्या हो जाएगा, वही मान लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक सदन की बैठक या संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक पढ़ेंगे ठीक है, प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में, ठीक, क्या होगा? सभी प्रश्नों का अवधारण, सभी प्रश्नों का अवधारण, और दो लोगों को छोड़ करके, मैंने आपको दिन भी बताया था जब लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन बना रहा था, जनरल वोटिंग में वोट नहीं करते, जनरल वोटिंग में वोट नहीं करते, किसी भी वोट डालते हैं, ठीक है ना, जनरल वोटिंग में वोट नहीं डालते, वो छोड़ करके सभापति को, स्पीकर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़ करके क्या होगा? बहुमत क्या है? बहुमत का क्या मतलब है? मोर देन हाफ। जैसे मैं कह दूं कि इतने लोग चाहते हैं कि सबको क्या हो जाए, कोई सामान मिल जाए, तो हाथ खड़े करके मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, तो इसमें से 51 लोग क्या करते हैं? अगर 51 लोग कह दें 100 में से, तो ये क्या हो गया? दैट मींस क्या हो गया? ये मेजॉरिटी। क्या हो गया इसका मतलब? ये मेजॉरिटी, ठीक है ना। तो सिंपली संसद में जो भी क्वेश्चंस के निर्णय होंगे वो कैसे होंगे? वो बहुमत के आधार पर। पहली बात क्लियर हो गई, बहुमत के आधार पर। लेकिन अब आप सोचिए बहुमत को कैसे डिसाइड करेंगे? मान लीजिए अभी आपने अखबार पढ़ते होंगे डेली, अगर तो भी कई एक सदस्य क्या हो गए, या तो मृत्यु से खत्म हो गए वो, है ना। अभी दो लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, ठीक है, अभी हिमाचल प्रदेश के एक सांसद ने सुसाइड कर लिया, तो अब वो स्थान रिक्त हो गया। मान लीजिए सदन में 545 या लोकसभा मेंबर है, अब उस पर कहीं पर निर्णय लिया जाना है, और वो सीटें 2 या 3 या 4 5 सीटें क्या हो सकती है? क्या पद से, या किसी की मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से क्या हो सकती है? रिक्त हो सकती है। तो उन रिक्तियों का, सदन में जो पद खाली है, जो सदस्यों के पद क्या है? खाली है, उन खाली पदों का क्या असर पड़ेगा विनिश्चय पर? कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कल को कोई क्लेम कर दे कि नहीं साहब सदन की सीटें क्या थी? खाली थी, इसलिए कोई असर पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि संसद के सदनों में हुई रिक्ति का उनके प्रश्नों के निश्चय पर कोई प्रभाव नहीं। ये कौन कहता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 100। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा हमने कि जो भी डिसाइड होगा प्रश्नों का निश्चय किसके आधार पर होगा? बहुमत के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? बहुमत। सदन जैसे कहेगा किसके आधार पर होगा? बहुमत के आधार से। तो मेजॉरिटी के हिसाब से क्या होंगे? क्वेश्चंस का निर्णय किया जाएगा, ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन में या ज्वाइंट सेशन। अगर ज्वाइंट सेशन है तो वहां भी क्या होगा? बहुमत के आधार, ठीक। तीसरी बात, कोरम समझते हो? कोरम, गणपूर्व या कोरम, क्या होता है कोरम? मिनिमम रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही। किसी भी, मैंने कहा है कि सदन के 100 मेंबर है, मान लीजिए लोकसभा, और इसमें से 5 लोग एब्सेंट हो जाए, सदन की कार्रवाई पर लास्ट का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझा है, ठीक है। रिक्त स्थानों का एब्सेंट है किसी कारण से, उसका क्लास के ऊपर कोई प्रभाव या कोई निर्णय लिया गया उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही सदन है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, और उसमें कोई प्रश्न का निश्चय किया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, उस पर वोटिंग हो रही है, उसमें से 5 सीटें खाली मान लीजिए। कल को ये कह दिया जाए कि साहब सीटें पूरी नहीं थी सदन में, इस वजह से जो प्रश्न का निश्चय हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। अगर कोई सीट स्थान रिक्त है किसी कारण से, तो उसका सदन की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं। वो भी पढ़ेंगे पहले भी, अगर किसी को अभी पढ़ेंगे है ना। शास्त्री का प्रावधान है, मतगणना का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति बिना शपथ के लिए बैठ जाए या जिसको अनर्हत कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो अगर कार्रवाई में भाग ले ले, जैसे किसी को क्लास से जवाब कर दिया गया या कोई व्यक्ति
मेंबर नहीं, ठीक है, और क्लास में बैठ जाए कितनी पेनल्टी। ऐसे ही सदन में भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ना होते उसकी कार्रवाई में भाग लेते हैं, तो सिंपल सा 500 रुपये पर डे, 500 रुपये नहीं होगी, कहाँ लिखा है, अभी पढ़ना है इसके बाद। संसद की कोई कार्यवाही विद्यमान में होगी, संसद की कार्यवाही का मतलब है, मैंने तो कहा संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही तो काम है। वोटिंग राइट में भाग लेंगे इसको राइट लेंगे का वोट काउंट होगा, ये कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है, हाँ हाँ विद्यमान रहेगी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि उसका वोट मान्य रहेगा, ये कहीं नहीं लिखा। उसी व्यक्ति को जब वो सदन का मेंबर ही नहीं है तो क्या उसके वोट को काउंट किया जाएगा, मतलब ही नहीं, ठीक है, पढ़ेंगे ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये कोरम की बात कर रहा था। कोरम का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि कितनी संख्या कम से कम हो जिससे क्लास चल सके। ऐसा ही सदन के लिए, ऐसा नहीं कि सदन में 2 लोग हैं तो क्लास चलेगी या सदन चलेगा। क्या करना है, सदन के लिए एक निश्चित संख्या की गई है कि कम से कम कितने नंबर हो, मेंबर्स के उपस्थित हो, तब सदन की कार्रवाई क्या होगी, शुरू होगी। उसी को बोलते क्या, कोरम। क्या बोलते हैं उसको, कोरम या गणगिनती, यानी कि कम से कम कितने गण हो, कम से कम सदन के कितने हो, कितने लोग हो जिससे सदन की कार्रवाई क्या हो, कार्रवाई चल सके। इसे क्लियर? तो कितनी संख्या होनी चाहिए, सदन का 1/10। कितना होना चाहिए सदन का, सदन की कुल संख्या का कितना, 1/10। तो जैसे लोकसभा के लिए अगर हम बात करें 545 मेंबर हैं तो कितने मेंबर होने चाहिए, लगभग 55 लोग होने चाहिए, तभी सदन चालू होगा, अदरवाइज सदन की कार्रवाई शुरू नहीं। और राज्यसभा के लिए 250 मेंबर है तो 1/10 कितने हो गए, कम से कम 25 मेंबर। तो अब सवाल को ऐसे दे देंगे कि लोकसभा की कार्रवाई के लिए कम से कम सदन की कार्रवाई कर दो कि नहीं दे दो। सदन की कार्रवाई शुरू होने के लिए कम से कम मेंबर्स का होना, उपस्थित होना आवश्यक है। और नंबर डिजिट दे देंगे, 50, 55, 48, 47, कुछ भी दे देंगे। क्या आंसर होगा, 55। ठीक है, आप देख लेना 1/10। तो आंसर कई बार 1/10 करके ही देता है, लेकिन कई बार नंबर सब फिगर भी हो तो आपको फिर वो करना है दिमाग से कि मेंबर मैक्सिमम कितने हैं, 550। 550 का 1/10 कितना हो गया, 55। या वो दे दे राज्यसभा को दे दे, तो राज्यसभा के मेंबर कितने होंगे, 25। 250 का 1/10 कितना हो गया, 25। तो ये आपसे पूछेगा, पूछ के नहीं बनाएगा क्वेश्चन, वो क्या करेगा, आपसे बना देगा सवाल, आपको अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेना, याद रखना है। अच्छा एक बात बताइए, कोरम का मतलब क्या है, मैंने अभी क्या पढ़ाया, पढ़ो जाइएगा। कोरम का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कोरम का मतलब, मैंने समझाया है, मैंने बस नहीं समझाया, मैंने समझाया कोरम का मतलब कि कम से कम न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित हों जिससे कार्रवाई शुरू हो सके, कर सके। मैंने सिंपली समझाया कि क्लास में कम से कम कितने लोग आए जिससे क्लास क्या हो सके, चल सके। मान लीजिए 100 रजिस्ट्रेशन है तो कितने कम से कम विद्यार्थी उपस्थित हो, छात्र उपस्थित हो जब क्लास चल सके। वो संख्या क्या होगी, वो रजिस्ट्रेशन का होगी या उपस्थिति का होगी। इसका मतलब क्या है, उपस्थित 50 छात्र हुए या 30 छात्र हुए तो क्या करोगे आप, उसमें कोरम का करेंगे। कोरम का मतलब ही है कि कम से कम सदन का न्यूनतम संख्या उपलब्ध हो तो क्लास चले। इसे क्लियर, मिनिमम नंबर्स कितने हो, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर कितने हो जिससे सदन क्या हो, चले। तो वो उपस्थिति का तो कोई प्रश्न ही नहीं, कोई हम वोट थोड़ा कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि कम से कम कितने मेंबर सदन में हो जिससे क्या हो सके, क्लास आगे चल सके, शुरू हो सके।
ऐसे सदन की कार्रवाई। सदन की कार्रवाई ये नहीं कि 4 मेंबर, 5 मेंबर, 50, 30 मेंबर, 40 मेंबर, कम से कम 55 मेंबर होने चाहिए, तब सदन क्या होगा, शुरू। दोनों सदन, प्रत्येक, बिल्कुल प्रत्येक सदन के लिए, ठीक है। लिखा है ना 4th क्लॉज, ये सदन में अधिवेशन से किसी समय गड़बड़ी नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष, सभापति मतलब कहाँ यूज करते हैं हम लोग, राज्यसभा के लिए, और अध्यक्ष सीट का मतलब कहाँ यूज करते हैं हम लोग, लोकसभा के लिए। क्या कर दे, अगर गड़बड़ी पूरी नहीं है तो सदन की कार्यवाही को क्या कर दे, को स्थगित कर दे, सस्पेंड कर दे। क्योंकि संख्या 15% हो सकती है। क्या चीज, मिनिमम 12 मेंबर्स हो सकते हैं मंत्री, लेकिन संख्या निर्धारित है, वहां पे अमेंडमेंट किया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था, 10वीं अनुसूची पढ़ाई थी जब मैंने, 10वीं अनुसूची में 2 अमेंडमेंट बताए थे। कौन से अमेंडमेंट, 91 और 52 अमेंडमेंट बताया था कि तदबदल लाया गया, और बाद में जब परेशानी ज्यादा करी तो 91 क्यों, कि लोग दूसरे पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे, और प्रोविजन लिखा था, पढ़ाऊंगा इसको भी, 1/3 मेंबर्स के लिए छोड़ा गया था कि 1/3 मेंबर्स अगर किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, दल बदल जाएगा, ठीक है। क्यों जाते थे लोग, मैंने उस दिन ये बहुत चर्चा की थी आपसे, मंत्री पद के लालच में लोग चले जाते थे, तो इसलिए सरकार ने मंत्री को ही संख्या को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि न्यूनतम अगर नंबर में देखें तो 12 मेंबर से कम मंत्री नहीं बनेंगे, और परसेंटेज में देखें तो सदन की कुल संख्या का 15% से ज्यादा, लोकसभा का और विधानसभा का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाया सकता। आज भी चल रहा है, कई सारे प्रावधान है, बाईपास करते हैं लोग, जैसे निगम का अध्यक्ष डायरेक्टली लोकसभा के टोटल सदस्यों का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। लेकिन कई जगह विधानसभा में क्या है, संख्या बहुत सीमित है, तो मान लीजिए जहां 40 है, जहां संख्या क्या है, अभी विधानमंडल पढ़ेंगे लोग, अगला लेक्चर होगा, जहां 40 मेंबर है तो 40 का 15% कितना हुआ, 6। जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेंबर कितने हैं, वहां मेंबर्स क्या है विधानसभा के, बहुत कम है, 40 है, 36 है ना, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम है, जैसे छोटे छोटे राज्य हैं जहां क्या है, जबकि आप विधानसभा पढ़ोगे तो विधानसभा की संख्या मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500, कितनी है, 60 और मैक्सिमम 500। लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, संख्या 60 से नीचे है, तो यहाँ तो वो लागू हो जाएगा 15% वाला नियम, लेकिन यहाँ 40 और 36 है, वहां कितनी संख्या होगी ये भी निर्धारित कर दिया संविधान ने, तो वहां मिनिमम संख्या होनी चाहिए कितनी, 12, ठीक है। तो क्योंकि 545 है तो उसका 15%, आपके यहाँ 403 है तो उसका 15%, लेकिन कई जगह क्या है, कई जगह विधानसभाओं में सदस्य क्या है, बहुत कम है, ठीक है, तो वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो ऐसी स्थिति के लिए बनाया गया। क्या जी, सदन की कार्रवाई का क्या मतलब, कोई भी कार्रवाई, सदन की कार्रवाई का क्या मतलब है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर कोई सीट रिक्त है, सदन की कार्रवाई का मतलब ये प्रत्येक कार्रवाई, चाहे कोई भी कार्रवाई हो, वहां कोई स्थान व्यक्ति की वजह से या त्याग पत्र की वजह से खाली है तो सदन की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये था संसद की आपकी कार्रवाइयां, वोट और गणतंत्र को लेकर के, मतदान को लेकर के, और रिक्त स्थानों के प्रभाव को। हाँ, शेड्यूल 10 पढ़ाया था मैंने, और डिटेल पढ़ाया था, शेड्यूल 10 अनुसूची 10 पढ़िएगा, 6 क्लास में आप नहीं थे, अभी फिर से भी पढ़ा देंगे, 101 102 पे बात करेंगे तो फिर चर्चा उससे हो जाएगी, लेकिन जो लोग क्लास में नहीं थे वो बार-बार अक्सर कैसे क्वेश्चन करेंगे कि क्लास आके नहीं बनती, तो आपके जितने क्वेश्चन थे वो लास्ट में घंटे के अंदर पूछ लिया, ठीक है ना। हाँ, वोटिंग का आपने बताया कि जो वैकेंसी सीट है उनका नहीं है, मान लो कि 100 सीट है हमारी, मतलब
जो है खड़े हुए पूछे सवाल। 100 सीट हमारे पास, तो क्या हो कि किसके पास 100 सीट है? हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा? लोकसभा में लोकसभा में 100 सीट है, ठीक है आगे। और जैसे कि आज बिल पास हुआ हाँ। उस टाइम पे सिर्फ 80 मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो सर हम मेजॉरिटी कैसे देखेंगे उसको? बेटा वहां जब आपने अमेंडमेंट प्रोसेस पढ़ोगे तो उपस्थिति, कुल सदन की संख्या, उपस्थिति का 2/3 बहुमत, जैसा वो बिल हो, जिस तरह का बिल होगा। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से ही होना है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि सदन की कुल संख्या, और जहां पर स्पेशल प्रोसीजर है वहां लिखा हुआ है कुल संख्या, ये पढ़ाएंगे अमेंडमेंट पढ़ोगे जब 368 पढ़ोगे आर्टिकल, वहां पढ़ाएंगे आपको, वहां दो प्रोसेस लिखा हुआ है, उपस्थिति और कुल संख्या का 2/3%। तभी तो लगा है, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? बहुत सारे प्रसंगी प्रोविजन है, इंडिपेंडेंट और जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर प्रावधान है, राज्यों की स्वतंत्रता को लेकर प्रावधान है। जो दल मेजॉरिटी में चला जाएगा वो क्या कर देगा? कुछ भी अमेंडमेंट कर देगा। तो इसीलिए हार्ड प्रोसेस रखी गई और वहां लिखा गया इस पर कि 2/3 बहुमत कैसा? उपस्थिति भी और कुल भी, तब जाके और आगे का प्रश्न पूछ लेते हो। पढ़ना है, संविधान पूरा पढ़ना है लगभग, और मैं एक आर्टिकल आपको इसलिए बता के चल रहा हूं इसलिए कि आप सब कुछ जान सकें। नहीं तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको 10-12 टॉपिक होंगे, और मैं आपको एक आर्टिकल इसलिए मान के चल रहा हूं। अब देखिए आप, सदस्यों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन 101 और 102 दो आर्टिकल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। और क्वालिफिकेशन कहां पढ़ा था हमने? संसद के सदस्यों के लिए कहां क्वालिफिकेशन पढ़ी थी? 84 में। तो याद रखना चाहिए दोनों चीजें साथ साथ, जो पढ़ा रहा था क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, योग्यताएं और अयोग्यताएं, दोनों बातें याद रखनी चाहिए। तो 84 में आपको 84 में क्या है? क्वालिफिकेशन। राज्यसभा के मेंबर के लिए अलग क्वालिफिकेशन और लोकसभा के मेंबर के लिए अलग, ठीक है ना? और सिंपल सी क्वालिफिकेशन थी, मैंने बताई थी उस दिन, आपको याद होगा। दोनों सदस्यों के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर है तो 25 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, और राज्यसभा को, और किसी संसद की किसी विधि द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ठीक है ना? ये तो बड़ा था। और क्या होगा? वो लोग क्या होंगे? वो तो पढ़ चुके है ना? तो ये 3 क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई। अब ऐसे ही देखो, डिस्क्वालिफिकेशन कब स्थान रिक्त हो जाएंगे? वैकेशन ऑफ सीट 101 कहता है कि कब स्थान रिक्त माना जाएगा, ठीक है? कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। जो व्यक्ति सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद के द्वारा तो पहला क्लॉज यही कहता है कि एक ही व्यक्ति दोनों सदनों का साथ मेंबर, या तो राज्यसभा का मेंबर होगा या फिर लोकसभा। क्लियर होगा? दूसरा क्लॉज ये कहता है कि विधानमंडलों का, हम जानते हैं विधानमंडल का मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदन, या लोकसभा या राज्यसभा के साथ मेंबर नहीं हो सकते। कहने का मतलब सिर्फ ये दोनों क्लॉज की बात कहते हैं कि एक समय पर किसी एक सदन का ही मेंबर आप हो सकते हैं, चाहे विधानसभा के हो, चाहे विधान परिषद के हो, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा। लेकिन हाल ही में राज्यसभा के मेंबर भेजे गए, उनमें से एक दो लोग क्या थे यहाँ पर मेंबर थे, क्या के? विधान परिषद के। तो क्या करना होगा? राज्यसभा जाना है तो क्या करना होगा? यहाँ का विधान परिषद या विधानसभा का पद क्या करना पड़ेगा? खाली करना। तो एक सिंपल सी दिमाग मोटी बात दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति एक साथ एक से ज्यादा सदनों का मेंबर और अगर है तो क्या हो जाएगा? वो सीट रिक्त भी, समझ में आएगा? किसी भी एक सदन का मेंबर हो सकते हैं, चाहे लोकसभा का, चाहे राज्यसभा का, चाहे विधानसभा का, चाहे विधान परिषद का। साथ साथ एक सदन से ज्यादा आप मेंबर नहीं हो सकते। लेकिन किसी सदन का मेंबर है और दूसरे सदन का मेंबर बन गया तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? वो स्वयं क्या करते? एक पद को खाली करते, अदरवाइज का पद को रिक्त मान लिया। इज दैट क्लियर? पहला, ठीक है? क्या मान लिया जाएगा? रिक्त मान लिया। इज दैट क्लियर?
दूसरी बात, अगर आप 60 दिन तक किसी भी क्या हो गए, अगर आप 60 दिन तक सदन में उपस्थित नहीं है बिना परमिशन के, अनुज्ञा के, विदाउट परमिशन कोई मेंबर अगर 60 दिन तक संसद का उपस्थित नहीं होता है, कैसे, विदाउट परमिशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही उसका स्थान रिक्त हो सकता है। हाँ, स्पीकर से, सदन का अध्यक्ष वही, सदन का अधिकारी वही। अगर राज्यसभा का है तो सभापति, और अगर लोकसभा का है तो स्पीकर। तो बिना अनुमति के, बिना परमिशन के यदि कोई मेंबर क्या है 60 डेज तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा कौन, उस सदन का अधिकारी, दैट मींस स्पीकर और चेयर, ठीक है। लेकिन यार उपस्थिति होगी तभी छुट्टी रहेगी क्लास की, तुम्हारी अटेंडेंस होगी कॉलेज में, फिर वही बात, एब्सेंट प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, अब होली की छुट्टियां हो जाएंगी तो आपकी क्या है, प्रेजेंट लगेगी। फिर जब संसद सत्र में, तो उपस्थिति किस बात की, जब संसद सत्र में ही नहीं है तो उपस्थिति किस बात की, बंद है कॉलेज फिर भी आओगे, ठीक है, ये बात, यानी कि सदन जब चल रहा हो तब उपस्थिति काम होगी, ठीक है। और उस उपस्थिति में कितने दिन, सुन लीजिए, 60 दिन तक, कितने दिन तक, 60 दिन। या फिर दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, सुन लीजिए, अगर सदन के किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो इसका निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति या सदन का सभापति। और मैं कहूं कि दल बदल के आधार पर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया तब, ये सवाल 2 बार इसमें और 2 बार आईएएस में पूछा था। Who decide member is disqualified or not? और अगर दोनों करेंगे तो कब करेंगे, इनमें से एक करेगा तो कब करेगा, यही सवाल। जब 102 का क्लॉज फर्स्ट हो, जब सदनों की सदस्यता की बात हो, कई सदन का मेंबर हो, संसद की किसी विधि से क्या कर दिया गया हो, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, तब ऐसी स्थिति में कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा डिसाइड, राष्ट्रपति डिस्क्वालीफाई करेगा। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर, 10 के आधार पर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, ये डिसाइड कौन करेगा, आपने सुना होगा, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव में, कई बार कई मेंबर्स को लेकर के जब दल बदल होता है तो इसका निर्णय कौन करता है, उस सदन का, जैसे विधानसभा है तो विधानसभा का स्पीकर, सभापति, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, और लोकसभा है तो लोकसभा का, ठीक है ना। उस सदन के लोग क्या करेंगे, उस सदन के अधिकारी डिसाइड करेंगे कि दल बदल पर इनको अयोग्य किया जाए या नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे आधार, उनके आधार पर अगर बात करनी हो, जैसे कोई मेंबर किसी सदन का सदस्य एक से ज्यादा है तो डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, और नहीं पास किया है तो क्या होगा, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई। तो क्लियर होगी बात। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से, कई बार आंसर लगा देते हैं लोग लोकसभा अध्यक्ष और कई बार क्या लगा देते हैं राष्ट्रपति, तो क्लियर रखना है। जो आप दल-बदल वाले भी बता रहे हैं, अगर जैसे सपोज अभी स्पीकर बीजेपी की सरकार है और वन स्पीकर जो है वो बीजेपी के फेवर में हो, तो अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में रहेगा तो स्पीकर उसको परमिशन दे देगा ना उसकी सीट को। कानून से ऊपर कोई नहीं, हमारा आर्टिकल 14 पढ़ा है, रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी का चुन के आया है तो वो अपना पहले पद छोड़े और फिर क्या जाए, दूसरी पार्टी के साथ अपना ज्वाइन करे। लेकिन अगर वो सदस्य रहते ज्वाइन कर लेता है तो उसकी संस्था क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कौन करेगा, स्पीकर करेगा। नियम टाल सकता है, 22 होते पार्टी से लोग क्या करते हैं, टाल सकते हैं कुछ दिन के लिए निर्णय लेने में, चलो भाई 10 दिन बाद 15 दिन बाद डिसाइड करेंगे उसको, वो हो सकता है। लेकिन डिस्क्वालीफाई तो करना ही पड़ेगा,
क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, आप संविधान से ऊपर नहीं है कोई व्यक्ति, कानून से ऊपर नहीं है कोई व्यक्ति। ठीक है, इज इट क्लियर? पक्का हो गया? कहाँ पढ़ा तुमने? पढ़ते नहीं जानते तुमको? क्या नाम तुम्हारा? विवेक जी बताइए, कहाँ पढ़ा तुमने कि दोनों प्रधानमंत्री दोनों सदनों का सदस्य होता है? कहाँ पढ़ा तुमने? कार्यवाही में भाग लेना अलग बात है और सदन का सदस्य होना क्या है? अलग बात है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है। जो लोग पढ़े हुए ना पहले से, उनको बहुत कंफ्यूजन है। वास्तविकता है ये, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लोग और उसमें असमत होता है। कई बार कहते हैं इस बात को, ये सही पढ़ो। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखिए आप, ठीक है, तो आपने कहा त्याग पत्र से खाली हो सकता है, कोई एक सदन से ज्यादा का मेंबर नहीं हो सकता है, डिस्क्वालीफाइड हो सकता है पद के आधार पर, या सार्वजनिक। तो 4 तरीके से क्या हो सकता है? सदन का पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। 102 कहता है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सिंपल बात कहता है। वहां कहता है सीट खाली हो जाएगी, और यहाँ क्या कहता है? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मेंबरशिप से। कब? सबसे पहली बार अगर क्या कर दे, किसी लाभ के पद को क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, किसी की नौकरी पकड़ ले, कर ले, पार्लियामेंट मेंबर है और साथ में किसी के क्या है, किन पदों को छोड़ करके, जिनको संसद ने लाभ के पद से क्या कर दिया हो, बाहर कर दिया। उस पद पे कोई दिक्कत नहीं, लाभ के पद पे नहीं। जैसे सोनिया गांधी जी का मामला था जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे, पार्लियामेंट ने कभी लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया। पोस्ट ऑफ प्रॉफिट कौन सी होगी ये कभी नहीं, ये बताया कि कौन कौन सी पद जो है वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में आएंगे और कौन से पद नहीं। कलाम साहब ने इसी को रिव्यू के लिए भेजा था। सोनिया गांधी जी को लेकर मैटर था, रायबरेली से सांसद भी थी और चेयरपर्सन भी थी किसकी, उस यूपीए की। तो वहां उनके बदले कुछ मिलता था। तो ये कहा गया कि अगर आप रायबरेली से लोकसभा के मेंबर हैं तो आपको यूपी की चेयरमैनशिप को फायदा मिलता है, आपका बनना है। विपक्षी बात अमेंडमेंट लाया गया और ये डिस्टिफाई किया गया कि कौन से पद लाभ के पद में। तो कलाम साहब ने ये कहा कि बार बार की दिक्कत से अच्छा है कि एक बार किसी की परिभाषित कर दो कि ये लाभ का पद होगा और ये लाभ का पद। इसीलिए कलाम साहब दूसरी बार राष्ट्रपति, कांग्रेस का ये ऑब्जेक्शन था, समझ रहे हो? और दोबारा कलाम साहब खराब नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं दोनों पार्टी बीजेपी इसमें तय थी, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इसमें ठीक नहीं। वो कहती थी कि आप हमारी पार्टी को चुनाव लड़ जाइए, और कलाम साहब ने कहा था कि मेरे रोज देश को तय करना हो कि मुझे राष्ट्रपति बनाना है दोबारा, तो मैं बनने में तैयार हूं, मैं चुनाव दोबारा। क्योंकि कलाम साहब तब तक राजनीति समझने लगे थे, और जब बिल साहब है ना तो साइन करने के लिए अपना दिमाग उनको यूज करने लगे थे। उन्होंने कहा भाई सही बात, कोई समस्या है उसको क्या करो, डिफाइन करो। बार बार जब हमारे हिसाब से होगा तो हम रख देंगे कि ये नहीं होगा, ये होगा। ये कौन सी बात है? तो वही बात समझ रहे? तो वहां अगर कोई आपने कोई सदस्य है और लाभ का पद क्या कर लिया, ले लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, स्थान डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। क्लियर? क्लियर होगी बात? दूसरा देखो, पागल हो जाए कोई आदमी को, क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, कोई विचलित हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई। और तीसरा है अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, दिवालिया। दिवालिया समझते हो? इंसॉल्वेंसी एक्ट होता क्या होगा, क्या होता दिवालिया? एक क्या साख इतनी खराब हो जाए, क्रेडिट इतनी डाउन हो जाए कि जो ऋण है उसकी
की हैसियत से ज्यादा अगर हो जाए, उसको चुका पाने की संभावना खत्म हो जाए, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्या? दिवालिया। तो घोषित करना पड़ता है बैंकों द्वारा ये दिवालिया हो चुका है, इनसे कोई लेन देन मत करना, ये चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो अगर दिवालिया हो जाए व्यक्ति तो भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर भारत का नागरिक ना रहे तो क्योंकि पहली योग्यता तो क्या थी? ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं रहेगा क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालीफाई। क्या चलो भाई भारत का नागरिक ना रहे, भारत का भी बना रहे चुपचाप से और ब्रिटेन की नागरिकता भी ले चुपचाप से, अब पता लग जाए। आपने पढ़ा है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 8 या 9 कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर क्या हो जाएगा? 9 में पढ़ा था आपने कि यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता स्वयं क्या हो जाएगी? और जब नागरिक नहीं रहोगे, पहली क्वालिफिकेशन की नागरिकता है, तो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसके लिए? उसका सदन का मेंबर रहने के लिए, या फिर संसद ने कोई ऐसी विधि बनाई जिसके अंतर्गत आप क्या हो जाए? डिस्क्वालीफाई हो जाए, तब भी आपको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 103 देखिए, आर्टिकल 103 सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, मैंने भी डिस्कस कर दिया था। संसद सदस्यों की डिस्क्वालीफाई से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेगा? ठीक है, तो यदि 102 का एक खंड है, खंड क्या है? एक, उसमें क्या लिखा है कि कोई आदमी पागल है, दिवालिया है, इससे ज्यादा मेंबर है, ठीक है, या क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, लाभ का पद शामिल कर लिया है, तो इन सब आधारों पर कौन करेगा डिस्क्वालीफाई? राष्ट्रपति। और अगर दल बदल के आधार पर तो सदन का अध्यक्ष है। ठीक है, उस सदन का अध्यक्ष तय करेगा, स्पीकर या चेयरमैन तय करेगा कि आपको दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं। लेकिन अगर अन्य प्रोविजन की बात करोगे तो अन्य सभी मामलों में दल बदल को छोड़ करके आप ध्यान रखना कौन करेगा डिस्क्वालीफाई। मेरी समस्या आपको 101, 102 और 103 समझ में आ गया। अब देखिए, यही अगर क्लियर रखा हो ना तो सिर्फ आप अंडरलाइन करते हो सारे क्वेश्चन। अब पेपर करना किसी भी साल का, मैं नहीं कहता आने वाली परीक्षाओं का, भाई किसी भी पेपर को करने का मानदंड क्या है? मानक क्या है? मैं बहुत अच्छा पढ़ा और आपका एक क्वेश्चन का मुझे क्या है? मानक है आपकी परीक्षा, पीसीएस की, आईएएस की, लास्ट के लिए क्वेश्चन बन जाए और आने वाले सालों के सवाल बन जाए, और फट से 2 दिन में आप क्या करो, पूरा बेहद पढ़ लोगे और रिवाइज कर जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका बचेगा और बिल्कुल करेक्ट होगा, एकदम क्लीन होगी आपके पास। लेकिन हम लिखने में ज्यादा विश्वास, क्या मैं बेयर से ज्यादा आपको लिखा सकता हूँ 24 लेक्चर्स में? अगर मैं लिखाना शुरू करूंगा तो एक दिन में, एक घंटे में 2 पेज 3 पेज से ज्यादा लिखा, लेकिन मैं आर्टिकल्स कई आपसे क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। तो करना कुछ नहीं है, बेयर लेना है, मैं जो आर्टिकल बताता हूँ बोलना है, या पहले से पढ़ के आना है, या ये मेरे साथ साथ पढ़ लेना है। यही आपका नोट्स होगा जो आईएएस की परीक्षा तक आपको काम है। लेकिन हम ऐसा प्रोटेम स्पीकर तो एक बार तब तक था, डिप्टी स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर तो है, वो भी हो गया तो सदन का सदन से राष्ट्रपति कर दे। अब बात तो कहता है प्रधान होंगे नहीं, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर या उस सदन का कोई व्यक्ति इसको राष्ट्रपति इस कार्य के लिए क्या करते वो करेगा, वो पीठासीन होगा, ठीक है, वो चेयरपर्सन होगा। हाँ एक बार नहीं, बिल्कुल नारायण नहीं, नारायण मैं कभी नारायण, मैं सिर्फ ये कहता हूँ एक बात। देखिए
मैं किसी भी प्रश्न में आपसे नाराज नहीं होगा। भाव इसलिए जब मैंने 10 बार कहा है कि आपके जितने क्वेश्चन हैं लास्ट के 15 मिनट में सारे क्वेश्चन, चाहे वो पिछली परीक्षाओं में जाके परीक्षाओं में आपके मन के संशय आप पूछ लो। बीच बीच में अगर हम ऐसे पूछते रहेंगे वो करके क्वेश्चन तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे नहीं ऐसी बात है ना। अच्छा ये बात नहीं, मैं हमेशा मुस्कुरा के पढ़ाता हूँ, मुस्कुरा के जवाब देता हूँ, लगता है होता क्या है, मैं अपने स्टूडेंट्स की अपेक्षा करता हूँ। मेरी दिक्कत यह है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो अपने स्टूडेंट से अपेक्षा करता हूँ तो उसका एक स्तर बन जाए, और जब वो नॉनसेंस सवाल पूछता है कभी कभी जरूरी पूछा भी तो देख लीजिए कि बताइए कि वो उपस्थिति का होगा, गणपति का मतलब क्या है, और मैं समझा रहा हूँ गणपति का मतलब, और फिर वो सवाल आ रहा है दैट मींस क्या है, वो नॉनसेंस सवाल समझ आ रहा है। मैंने आर्टिकल 57 पढ़ाया, पुनर्निर्वाचन पढ़ाया मैंने, क्या चीज? पॉलिटिकल मैटर्स पे वी कैन नॉट डिस्कस। क्या आपने कहा किस किताब में पढ़ाते क्या ये? मुझे बुक का नाम बताइए। सुभाष कश्यप कहते हैं, जेल मांडवी कहते हैं, जीडी बसु कहते हैं, मैकराय कहते हैं, कोई किताब, एनी मटेरियल, एनी लिटरेचर जिसका प्रमाण हो। मन की बात मेरे मन में क्या है नोबडी नोस, जब तक कि मुझको किसी एक्ट के द्वारा प्रदर्शित न करा, ठीक है ना। तो ये सब डिस्कस ठीक है। चलिए आगे देखिए। अभी सर का क्वेश्चन था प्रशांत जी का कि अगर शपथ लिए बगैर कोई सदस्य नहीं है, 104 ये बताता है कि कोई सदस्य नहीं है, कोई आपके क्लास का मेंबर नहीं और आके बैठ गया। ऐसे ही लोकसभा के लिए, लोकसभा का मेंबर नहीं और क्या हो गया, आकर के बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में कितनी पेनल्टी होगी? 500। अगर भाग भी ले लिया कार्रवाई में तो क्या संसद की कार्रवाई पर, क्लास की कार्रवाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूछ चुके। और पेनल्टी कितनी होगी? 500। 104 आर्टिकल यही कहता है। 104 क्या कहता है कि कोई संसद की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल क्या होगा, 500 रुपए की पेनल्टी उस पर फिक्स की जाएगी, ठीक है ना। अब आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये भी मैं इसमें सवाल पूछता है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियां और उन्मुक्तियां, पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, कहां पे? 2 आर्टिकल 105 और 106। पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी, शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। उन्मुक्ति मतलब होता है छूट, किन किन मामलों में छूट है। तो 2 आर्टिकल हैं इसके लिए, 105 और 106। संसद के सदनों, उसके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि कहाँ लिखे हैं? 105 और किस किस के अधिकार लिखे हैं? एक बार सवाल ऐसे पूछ दिया गया, किस किस को अधिकार है? सदनों को, सदस्यों को और समितियों को। संविधान कहता है क्या? समितियों को भी विशेषाधिकार है, सदन को भी विशेषाधिकार है और सदस्यों को भी विशेषाधिकार है। अब ये जानने वाली बात है कि क्या क्या पावर और क्या क्या विशेषाधिकार दिए हुए, ठीक है। तो पहला दिया हुआ उसने संसद में बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। मैंने आपको 19 पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मुझे? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनको भी है, लेकिन क्या एब्सोल्यूट है? कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। यहां भी लिखा है संसद के नियमों के अधीन। ये नहीं है कि मेंबर साहब कुछ भी बोले जाएंगे और उससे क्या है, छूट है, ऐसा नहीं। एब्सोल्यूट राइट नहीं, क्या है? संसद के सदनों के नियमों के अधीन, जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके अधीन संसद में को कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र, ठीक है ना, अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरी बात, संसद में कोई कार्रवाई होती है, कभी कभी तर्कावर्की हो जाती है, तो सदन की कार्रवाई के लिए क्या उन पर कोई कोर्ट केस या न्यायिक कार्रवाई हो सकती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग हो सकती है? नहीं।
ये भी क्या है, क्योंकि अगर ये डर पैदा हो जाएगा तो संसद का सदस्य फिर वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाएगा। इसलिए ये पावर्स, ये इम्यूनिटीज है ना, ये सब क्या दिया गया है, उनको प्रिविलेजेस दिए गए। इस सदन की कार्रवाई के लिए उन पर कोई भी कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई नहीं, ठीक है। केवल क्या कर सकते हैं, सदन का जो अधिकारी होगा वही बात कर सकता है, वही उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग से उसको क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। न्यायिक कार्रवाई से को चाहे संसद के सदस्य हो, समितियां हो या उनके मेंबर्स। इसके बाद आप देखिए जो तीसरा है, ऐसी नियुक्तियां होंगी जिसको संसद द्वारा, संविधान द्वारा, संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाए। जैसे गिरफ्तारी, अरेस्टिंग को लेकर के नियम है, लोकसभा मेंबर्स को लेकर, अरेस्टिंग को लेकर क्या है, कुछ नियम कानून। बिना सदन के अध्यक्ष के अनुमति के किसी भी पार्लियामेंट मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। वहां सभापति या अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही गिरफ्तार। दूसरी बात, ड्यूरिंग द सेशन भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ अनुमतियां हैं, इम्यूनिटीज हैं जो दी हुई है कहां पर, 105। और ये सब जानते हैं कि वेतन और भत्ते 106 में, और कौन तय करेगा, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते कौन तय करेगा, स्वयं संसद तय करेगी। आपने देखा होगा जब उनके अपने वेतन भत्ते पेंशन की बात आती है तो एक मत से वेतन बढ़ा दिया गया, वहां कोई ऑब्जेक्शन किसी का नहीं होता, क्योंकि 106 यही कहता है, 106 में ये लिखा है कि संसद सदस्यों का वेतन भत्ते वो होंगे जो संसद समय समय पर तय करे। संसद और मेजोरिटी में लाती है प्रस्ताव और सभी सदस्य क्या कर देते हैं, एक मत होकर के, कोई भी व्यक्ति उसमें विरोध नहीं करता, ना पेंशन को ना वेतन को, और लगातार वो वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, हमने पढ़ा सत्र के बारे में, हमने पढ़ा शपथ के बारे में, हमने पढ़ा कड़कूटी के बारे में, हमने पढ़ा डिस्क्वालिफिकेशन और वैकेंसी के बारे, वैकेंसी के बारे में, हमने पढ़ा किसके बारे में, और क्या पढ़ा हमने, प्रश्नों के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और हमने पढ़ा संसद की शक्तियां क्या हैं, सदस्यों की शक्तियां क्या हैं, और उनके बारे में क्या पढ़ा। बस 2-10 मिनट की क्लास है, उसके बाद आप पूछना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें नहीं तो छूट जाएंगी, सदन आज संसद कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए विधायी प्रक्रिया, मैं आपको ये चलता हूं, फोन बंद कर लीजिए। बिल 3 तरह के हो सकते हैं, लेजिस्लेशन कौन से विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं विधेयक, 3 प्रकार के। पहला साधारण, दूसरा बताइए धन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक। ये प्रोसेस है, ठीक है। क्या हो सकता है, साधारण, स्याही नहीं सर इसमें, इंक क्या हो सकता है, साधारण विधेयक को लेकर के यहां पढ़ेंगे आर्टिकल 107, 108, 109, 110 और 111। 107 सामान्य सी बात कहता है कि कौन से विधेयक कैसे पास होंगे और कब बने रहेंगे, कब खत्म हो जाएंगे, ये बात करता है कौन, आर्टिकल 107।
लेजिस्लेशन। हाँ, क्या है कि साधारण विधेयक कहां शुरू होते हैं? ठीक है, शुरू होते हैं कहां, कैसे पास होंगे, और अनुमति को लेकर के भी 3 कॉलम में बताऊंगा अभी। परमिशन को लेकर 111 में राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देता है। कोई भी विधेयक हो, अनुमति देने की पावर किसके पास है? हमने पहले दिन 79 आर्टिकल पढ़ा था और ये बताया था कि वो संसद का पार्ट है। क्यों? क्योंकि बिना उसके सिग्नेचर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो विधेयकों पर अनुमति देने के लिए आर्टिकल कौन सा है राष्ट्रपति का? 111। ये आपका 2-3 कंफ्यूजन दूर करता भी। ठीक है, 107 में देखिए, कोई भी जनरल बिल लाना है मनी बिल को छोड़ करके या संविधान संशोधन को छोड़ करके, कहां लाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए 2 सदन है, एक इधर मान लीजिए लोकसभा और इधर मान लीजिए राज्यसभा, और कोई भी जनरल बिल हमें लाना है तो क्या होगा? साधारण विधेयक का मतलब हो गया 108 और 109 को छोड़ करके। 108 का मतलब हो गया जॉइंट सेशन। 108 का मतलब क्या है? जॉइंट सेशन। और 109 का मतलब क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया। 109 में क्या किया हुआ है? यहां देखिए, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन। ठीक है, और 109 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 110 में क्या है? सॉरी, धन विधेयक की प्रक्रिया। और यहां क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। और यहां क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति। यहां क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति। और साथ में क्या है? विधेयकों को पारित करने के संबंध में सिंपली विधेयकों को शुरू करने, उन्हें स्थापित या पारित करने की प्रक्रिया। ठीक है ना? विधेयक अगर कोई कानून बनाना है तो कैसे पास होगा? तो अगर हम धन विधेयक की बात छोड़ दें तो कोई भी बिल क्या हो सकता है? कहीं भी, लोकसभा में या कहां हो सकता है? राज्यसभा में या लोकसभा में क्या किया सकता है? शुरू किया सकता है। अगर कोई विधेयक है, अगर वो धन विधेयक नहीं है, समझिए बात को, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो वो बिल किसी भी सदन में लाया, चाहे वो सिंपल विधेयक हो, चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो, इनिशिएट किसी भी सदन से। एक्सेप्शन क्या है? मनी बिल को छोड़ करके किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। ठीक होगी बात? मिलोगे बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बनती है। आप यहाँ लाए विधेयक को तो यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं। अगर यहाँ पहले लाए हो तो दोबारा यहाँ से पास करना, यहाँ लाए हो तो यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और यहाँ पास करने के बाद अनुमति के लिए कहाँ चले जाएंगे हम? 111 में प्रेसिडेंट के पास। ठीक हो गई बात? अनुमति कहाँ पर है राष्ट्रपति की? 111 में। दिक्कत ये है, मान लो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पहुंचा और तब तक लोकसभा विघटित हो। अब क्या हो? मान लो, कंडीशन सुनो पहले, मान लो राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पहुंचा ही था कि लोकसभा समाप्त हो गई, तब क्या हो? मान लो ऐसी कंडीशंस हैं कि लोकसभा में चर्चा हुई और यहीं पड़ा था, पहुंचा भी नहीं, तब तक लोकसभा डिसॉल्व हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मान लो राज्यसभा में बिल था, पास हुआ, लेकिन लोकसभा पहुंचा ही नहीं, राज्यसभा में ही है, लेकिन लोकसभा में क्या हो गया? लोकसभा डिसॉल्व हो गई। राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, विधेयक पास हो गया, लेकिन लोकसभा नहीं पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में उन बिलों के साथ क्या होगा? खत्म हो जाएगा, बना रहेगा। ऐसे कथन कारण करके आईएएस में फंसाने का प्रयास किया जाता है और आदमी फंस भी जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल से एक ट्रिक देता हूं उसमें। जो भी बिल लोकसभा को छू जाएगा,
बाद लोग, क्योंकि राज्यसभा तो खत्म होती नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाए। पूरे आर्टिकल में इतनी सी बात है, मेरी बात समझना। राज्यसभा में था, पड़ा था, चर्चा नहीं हुई, लोकसभा ना लोकसभा पहुंचा, बिल बना रहेगा, बिल खत्म नहीं होगा, व्यवगत नहीं होगा। लोकसभा में बिल पास हुआ और लोकसभा में बिल पास होने के बाद में चला गया राज्यसभा, लोकसभा को छू गया ना, और लोकसभा खत्म हो गई, बिल भी खत्म। लोकसभा में पड़ा था, राज्यसभा नहीं पहुंचा, ठीक है, और लोकसभा विकसित हो गई, तो भी बिल क्या हो जाएगा, लोकसभा के साथ ही वो बिल भी समाप्त हो जाएगा। यही 107 है। तो मैंने एक सी बात बताई, जो भी बिल लोकसभा को छू जाएगा और उसके बाद लोकसभा विकसित हुई, दैट मींस क्या हो जाएगा, बिल को समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोकसभा को अगर नहीं छू पाया, अगर लोकसभा में नहीं गया है, चर्चा नहीं हुई, कोई बात अगर उसको, मैंने एक सिंपल सी बात कही कि लोकसभा को अगर नहीं छुआ है, लोकसभा तक नहीं पहुंचा है, तो बिल क्या होगा, वो बना। यही कंडीशन लिखी हुई है उसमें, ठीक है, कहीं भी आरंभ हो सकेगा। संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17वां के कारण व्यवगत नहीं होंगे। लेकिन 17वां हो गया है, कुछ दिन के लिए छुट्टी हो गई, खत्म नहीं हुआ सदन, कुछ दिन के लिए 17वां हो गया, प्रोरोगेशन हो गया, वो बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छुट्टी होने का इस क्लास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब आएगा तब चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो 17वां का पहली बात, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बिल दूसरे सदन से आया, दूसरे सदन को गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, व्यवगत मतलब खत्म नहीं होगा। मैंने कहा राज्यसभा में है, यही पड़ा है, लोकसभा नहीं पहुंचा और लोकसभा विघटित हो गई, जब अगली लोकसभा आएगी तब बात करेंगे, लेकिन बिल समाप्त नहीं होगा। दैट मींस सिंपल सी बात आप याद रखना कथन काल में, कि कभी भी जो लोकसभा को बिल को छू जाएगा, वो खत्म हो जाएगा लोकसभा के साथ, लेकिन लोकसभा नहीं पहुंचा है, चर्चा नहीं हुई है, तो ऐसा बिल क्या होगा, बना। इज दैट क्लियर? लोकसभा समाप्त हो जाए, सरकार निर्णय होने लोकसभा समाप्त है, सरकार लोकसभा विघटन से भी खत्म हो सकती है, इमरजेंसी रख सकती है, सरकार को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोकसभा विघटित हो जाएगी, दोनों कंडीशन अलग अलग। मेरी बात समझ आ गई? लोकसभा विघटित हो गई तो लोकसभा समाप्त हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो ऐसी स्थिति पर कानूनों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर लोकसभा तक नहीं पहुंचे हैं, लोकसभा में चर्चा नहीं हुई है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो बिल बनेगा। 108 के लिए जल्दी देखिए, 108 के लिए 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट सेशन में 2 बात याद रखनी, बहुत सिंपल है, बड़े एग्जाम में कई बार आता है। ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। कौन करता है? ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? कॉल कौन करता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? जैसे मान लीजिए दोनों क्लासें हैं, एक क्लास ईयर एक इवनिंग वाली, मुझको दोनों क्लासेस साथ में लेंगे, इसको बोल देंगे ज्वाइंट सेशन। क्या करना है? ज्वाइंट सेशन। बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। संबोधित कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। क्लियर हो गई बात? बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और चेयरमैनशिप कौन करेगा उसकी? स्पीकर। क्लियर हो गई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है। कंडीशन थी कितनी है सर? 2 मिनट और बस, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स, ठीक है। कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है, एक सदन से आया बिल और दूसरे सदन ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। या तो एक सदन से आया या एक सदन गया, तो दोनों में सहमति के लिए क्या कर सकता है राष्ट्रपति? ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? इन्होंने कोई बात पास करके भेजी, इन्होंने कोई बात बिल पास करके भेजा और ये उसमें कुछ करेक्शन चाहते हैं, करेक्शन वापस पहुंचा, लेकिन दोनों में क्या है? सहमति नहीं। दोनों में क्या है? सहमति नहीं है। किसको लेकर के? अमेंडमेंट्स को लेकर के, बिल को लेकर, तो भी क्या होगा? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है। इज दैट क्लियर? और तीसरी कंडीशन क्या है? कि एक किसी भी सदन ने, इस सदन ने पास करके भेज दिया या इस सदन ने पास करके इस सदन को भेज दिया, लेकिन 6 माह हो गए पूरे सदन में भेजे हुए, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। तो इन तीनों कंडीशंस में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को कॉल कर सकता है, बुला सकता है।
मैंने आपको बता दिया कौन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और उसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा, स्पीकर करेगा। कंडीशन कितनी है, 3। दूसरा पहले क्या है, अस्वीकार कर दे। दूसरा क्या है, अमेंडमेंट में लेके दोनों सदनों में सहमति नहीं है। और तीसरा क्या है कि दूसरे सदन के पास चला गया है और 6 माह से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 108 के तहत क्या कर सकता है, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर विवाद है और ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है तो निर्णय कैसे होगा, मेजोरिटी से, दोनों सदन के बहुमत से। वो मेजोरिटी हम पढ़ेंगे, फिर काम से हम विधेयक केवल रह जाएगा। धन्यवाद। हाँ, सवाल पूछिए। सवाल ये है जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का 100% भी उसका मेंबर चला जाएगा, जैसे मान लीजिए 100 विधायक 100 मेंबर हैं, तो 100 सांसद है और 100 सांसद उसकी चले जाएंगे तो उसकी सदस्यता के बारे में क्या है, पूर्ण विलय को